Assalamualaikum students, welcome to the 8th lecture of analytic number theory. So first just review the lecture number 7. Lecture number 7 के अंदर जो हमने टॉपिक किए थे they were linear congruences, solution of linear congruences, criteria for the existence of solutions and their count. By count I mean the count of the solutions and then the algorithms for finding the solutions. सबसे पहले हमने लीनियर कांग्रेस देखी कि लीनियर कांग्रेस की डेफिनेशन क्या है, लीनियर कांग्रेस हम किसे कहेंगे. सो हर वो एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म का होगा ax is congruent to b mod m, that is called linear कांग्रेस. देन हमने देखा कि इसके सोल्यूशन का क्या मतलब है. सो x which satisfy the congruence is the solution of congruence. ये हमारे पास ये देख लिया, इसकी हमने कुछ एग्जांपल्स की थी. देन सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था दैट वाज द क्राइटेरिया, कि हाउ वी नो दैट द पर्टिकुलर कांग्रुएंस हैव अ सॉल्यूशन और नॉट. तो सबसे पहले तो क्राइटेरिया बनाया. क्राइटेरिया बड़ा सिंपल सा था कि इस नंबर a और इस नंबर m इसका जीसीडी कैलकुलेट करेंगे. देन वी चेक दैट जीसीडी divides this b or not. So if the GCD divides b, then this congruence has a solution, and if not, then there is no solution of the congruence. और फिर हमने कहा कि जो solutions हैं उनकी तादाद कितनी होगी, तो a और m का जो GCD कैलकुलेट किया होगा, जो भी वो नंबर आ रहा होगा उतनी एग्जैक्टली तादाद होगी या काउंट होगा solutions का. और फिर हमने एक एग्जाम्पल की थी सिंपल सी कि किस तरीके से हम एक एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए, ना कि गेस करने के लिए. तो अभी हमें कुछ और एग्जांपल्स कंसिडर करने की ज़रूरत है और फिर इन लीनियर कांग्रुएंस से हम और क्या कुछ फ़ायदा ले सकते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर. मिसाल के तौर पे ग्रुप थ्योरी के अंदर, इनवर्सेस कैलकुलेट करने के अंदर. सो लेट्स सी, पहले कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं, देखते हैं कि एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करता है. तो हमारे लिए एल्गोरिथम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लीनियर कांग्रुएंस को सॉल्व करने के लिए. मैं एक एग्जांपल लेता हूं स्मॉल. से 2x is congruent to 4 mod 12. इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूं और हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं करना चाहता, बल्कि कोई एल्गोरिथम अप्लाई करना चाहता हूं जिससे इसका सोल्यूशन मेरे पास आ जाए. सबसे पहले मैं क्राइटेरिया अप्लाई करता हूं. मैं 2 और 12 का जीसीडी कैलकुलेट करता हूं. सो 2 और 12 का जीसीडी इज 2, बिकॉज 2 डिवाइड्स 4 दिस नंबर 4. दिस मीन्स कि दिस लीनियर कांग्रुएंस मस्ट हैव अ सोल्यूशन. और क्योंकि इन दो नंबर्स का जीसीडी 2 आया है, इसका मतलब है कि जो काउंट होगा उन सॉल्यूशंस का वो 2 होगा, यानी कि 2 आपको डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे मॉड 12 के अंदर. अब वो निकालने कैसे हैं? ये जो आपके पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके ऊपर अपने जो जीसीडी और लीनियर कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स हैं वो अप्लाई करते हैं. इफ 2 इज द जीसीडी ऑफ 2 and 12, देन वी कैन राइट अ लीनियर कॉम्बिनेशन of 2 and 12 which will result in 2. So there should exist integers s and t such that कि इसका आंसर 2 आएगा. अब वो इंटीजर्स क्या हैं वो निकाल लेते हैं. सो ये इस केस में निकालना तो ऑब्वियसली बड़े सिंपल है, लेकिन अगर आप एल्गोरिथम अप्लाई करना चाहें तो आप 12 को डिवाइड करेंगे 2 6 या 12, आपका चलेगा ही नहीं क्योंकि आंसर इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा. देन क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो ये वाली चीज t 0 लगा देंगे, s आपके पास 1 होगा. सो 2 into 1 plus 12 into 0 is equal to 2. आपको एक लीनियर कॉम्बिनेशन मिल गया. देन आपने इसको मॉड 12 के अंदर कंसिडर करना है. मॉड 12 के अंदर ही आपको आंसर देगा 2 into 1 minus 2 is congruent to 12 into 0. Now because 2 divides 4, this implies there exists an integer k such that 4 is equal to 2 into k. ये हमें पता है कि 2 4 को डिवाइड करता है. दिस मीन्स कि दैट इंटीजर इज 2. ये जो k की वैल्यू थी
मैं इसके साथ इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो 2 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 0 के साथ भी मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड के ऊपर भी 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरे पास आएगा 2 इंटू 2, क्योंकि 1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। 12 इंटू 0 इंटू 2 इज अगेन 0 इज इक्वल टू 4। इस सारी इक्वेशन को मैं कंसिडर कर लूँ अगर मॉड 12 के अंदर, या दूसरी तरफ मैं इस तरह लिखना चाहता हूँ 2 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 12 इंटू 0। क्योंकि इस साइड के ऊपर ये 0 लिखा हुआ है तो मैं ये क्लेम कर सकता हूँ क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली 0। तो 0 डिवाइड 0, ये कोई भी नंबर 0 को डिवाइड कर देगा। दिस मीन्स 2 इंटू 2 इज कंग्रुएंट टू 4 मॉड 12। तो अपेरेंटली इसका सोल्यूशन x इज इक्वल टू 2 पड़ा हुआ है, जो कि मॉड 2 के अंदर है। तो मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया। ये बिल्कुल हमने सिंपल सी और ट्रिवियल सी एग्जांपल ली है इस तरीके से कि ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा था। तो सो दैट अगर ये डिवाइड कर रहा हो तो मैं कंग्रेसेस किस तरीके से बनाऊंगा, सिंपली वो मल्टीप्लिकेशन ढूंढूंगा जिससे वो आंसर इसके बराबर आ जाए। लेकिन हर दफा ये इतना ट्रिवियल आंसर नहीं देगा। कुछ केसेस के अंदर मुझे इस एल्गोरिथम को देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से वर्क करेगा, इसके अंदर जो k है उसका मल्टीपल क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, और फिर आप वो इक्वेशन किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो एक नॉन ट्रिवियल एग्जांपल कंसिडर करते हैं। So 42x is congruent to 90 mod 156। मैं देखना चाहता हूँ कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। मेरे पास जो जनरल है वो इक्वेशन है ax is congruent to b mod m, और अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू है 42, b की वैल्यू है 90 और m की वैल्यू है 156। d होगा GCD a और m का, वो आ गया 42 और 156, और b मेरे पास आ गया 90। ये जो भी आएगा मैं चेक करूंगा कि इसको डिवाइड करता है या नहीं करता। अगर ये नंबर कैलकुलेट होने के बाद इसको डिवाइड कर रहा होगा तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। पहला स्टेप सिर्फ ये बताएगा कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, एंड देन मैं उसको निकालने की कोशिश करूंगा। तो पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। सो हमने 156 को डिवाइड किया 42 के साथ। सो अगर ये 4 टाइम्स करेंगे तो 160 हो जाएगा, तो मैक्सिमम ये 3 दफा जा सकता है। 3 2 6, 3 4 12, ये आपके पास आ गया 30। तो फर्स्ट स्टेप मैं लिखूंगा कि 156 इज इक्वल टू, मेरा डिवाइजर था 42, सो 42 इंटू 3 प्लस 30, क्योंकि रिमाइंडर नॉन जीरो आया है। तो नेक्स्ट डिवीजन जब मैं करूंगा तो मैं इसको 42 को इस पोजीशन पे ले आऊंगा m की पोजीशन पे, और 30 को 42 की पोजीशन पे ले जाऊंगा। तो मेरी डिवीजन होगी 42 की 30 के साथ। सो 31 इज 30, बाकी बचा 12। डिवीजन फर्दर पॉसिबल नहीं है और रिमाइंडर नॉन जीरो आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा 42 डिवाइड करने वाला 30 था, 30 इज 1 और प्लस 12 आ गया। रिमाइंडर नॉन जीरो है, 30 अब इस पोजीशन पे आ जाएगा और 12 के साथ डिवाइड करूंगा। सो 30 इंटू 12 2 24, इधर 6 आ गया। तो 12 2 और प्लस 6 आ गया। देन क्योंकि रिमाइंडर नॉन जीरो था, इधर आपके पास 12 आ गया और ये 6 जो है ये डिवाइजर बन गया। 6 2 12 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है कि मैं इस स्टेप तक रुक जाऊंगा, और जो ये लास्ट नंबर आ रहा होगा ये GCD होगा। जैसे मुझे ये पता लगा कि D की वैल्यू विच इज पास द GCD ऑफ 42 एंड 156 इज 6। क्या 6 डिवाइड करता 90 को? सो 6 डिवाइड्स 90 बिकॉज 90 is equal to 6 into 15, 6 5 30, 0 3 6 और प्लस 3 9 आ गया। तो ये 90 आ गया। दिस मीन्स कि ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो इस स्टेप तक मुझे सिर्फ ये पता लगा कि इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन होगा। और अगर आप मुझसे पूछें कि उसका काउंट क्या होगा, कितने सोल्यूशन होंगे, जितनी GCD की वैल्यू आ रही है, GCD की वैल्यू 6 आ रही है, इसका मतलब है कि इस कॉन्ग्रुएंस के एग्जैक्टली 6 सॉल्यूशंस होंगे जो कि सारे के सारे डिफरेंट होंगे मॉड 156।
तो लेट्स चेक अब उसको निकालना कैसे है। सबसे पहले हम अपना एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे जो कि बेस कर रहा है एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम के ऊपर, और हम एक सोल्यूशन बनाएंगे और फिर जो थ्योरम हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था उसकी बेस पे उसके बाकी सारे सॉल्यूशंस कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले एक सोल्यूशन बनाते हैं। सबसे पहला काम जो कि जिसका मैंने लास्ट में किया जो कि बहुत ट्रिवियल था, सिंपल सी चीज थी, पहले स्टेप में डिवाइजर पता लग रहा था इसलिए जीसीडी था, लेकिन हर दफा ऐसा नहीं पता लगेगा। सो 42 एंड 156 दो नंबर्स हैं, इनका जीसीडी कैलकुलेट किया, दैट इज 6 को अब मैं लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखना चाहता हूँ 42 के और 156 के। मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जो मैं इधर सब्स्टिट्यूट करूं आंसर 6 आ जाए। इसका मतलब ये होगा कि मैंने 6 को लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिख के दिखा दिया इन दो नंबर्स के जिनका 6 जीसीडी था। उसका तरीकाकार हमने किया हुआ है पहले से कि हम इसकी बैक सब्स्टिट्यूशन करना शुरू कर देंगे और वो दो इंटीजर्स निकाल लेंगे। तो यहां तक जो लिखा हुआ है ये यूक्लिडियन एल्गोरिथम है, और अगर मैं बैक सब्स्टिट्यूशन करना शुरू कर दूं तो ये एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम है। तो फर्स्ट स्टेप, अब 6 इज इक्वल टू 30 माइनस 12 इंटू 2। इधर से 12 की वैल्यू निकाली जा सकती है, तो मैं इधर से 12 की वैल्यू निकाल के इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। पहले देखते हैं 12 की वैल्यू है क्या। सो 12 इज इक्वल टू 42 माइनस 30 इंटू 1, ये इसकी वैल्यू है। ये ऊपर वाले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 30 माइनस 2 और 12 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 42 माइनस 30 इंटू 1। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 30 माइनस 2 इंटू 42 और ये माइनस और माइनस प्लस 30 और इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 30 इंटू 2 लिख लेते हैं। फिर करते हैं तो इसके अंदर से और इसके अंदर से 30 कॉमन निकल आ सकता है, बाकी बचेगा 1 प्लस 2, ये 3 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 42। सो इस लेवल तक मैंने 6 को इधर से स्टार्ट किया। पहले 12 और 30 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ था, एक स्टेप पीछे गया तो मैंने उसे 30 और 42 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखा दिया। अब मैं एक स्टेप और फर्दर जाता हूँ। इसके अंदर से मैं 30 की वैल्यू पहले में से निकाल लेता हूँ। तो अगर पहली इक्वेशन को देखें तो 30 किसके बराबर होगा, 156 माइनस 42 इंटू 3। ये 30 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 6 इज इक्वल टू 156 माइनस 42 इंटू 3, ये 30 की वैल्यू आ गई। आगे 3 वैसे ही लगा हुआ है, माइनस 2 इंटू 42। इसको इस साइड पे लिख लेते हैं। 6 इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई शुरू कर देते हैं, 3 इंटू 156, ये इसके साथ 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, माइनस 42 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 42। तो 6 इज इक्वल टू 156 इंटू 3 और प्लस लिख लेते हैं, 42 को कॉमन निकाल लेते हैं। इधर माइनस 9 बचेगा, इधर माइनस 2 बचेगा, तो माइनस 2 माइनस 9 इज माइनस 11, ये आपके पास आ गया। तो मैंने अब ये दो नंबर आपको निकाल के दिखा दिए। मैं साहब ये क्लेम कर रहा हूँ कि यहाँ 3 अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ माइनस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 6 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे इन कैलकुलेशंस की बेस पे है तो ये ठीक होंगे। अगर हम चेक करना चाहते हैं तो हम चेक कर सकते हैं। 156 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18, 3 5 15 और 1 16, 1 3 और 4 468 इसका आंसर आ रहा है। और इसका आंसर क्या आएगा, 11 2 22, बाकी 2 बचा, 11 4 44 और उसके अंदर जब 2 होगा तो 46 हो जाएगा। ये माइनस के साइन के साथ है, 468 माइनस 462, आंसर इज 6। इसका मतलब है कि ये कैलकुलेशंस ठीक है। तो मैंने ये दो इंटीजर्स निकाल लिए। अब देखते हैं कि इन दो इंटीजर्स को इस जो इक्वेशन थी इसके सोल्यूशन के लिए हम कैसे कर सकते हैं। तो पहला स्टेप कि जो भी जीसीडी आ रहा है उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें दो नंबर्स के, और उसके लिए आपके पास एक ही एल्गोरिथम है जो कि एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम है। तो इस लेवल तक आपने वो लिख लिया। अब देखें फर्दर, 6 इज इक्वल टू 156 इंटू 3 प्लस 42 इंटू माइनस 11, ये आपके पास आ गया। और जिसने ये डिसाइड किया था कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा या नहीं वो ये थी कि इसका 6 90 को डिवाइड करता है या नहीं।
तो 90 को आपने लिखा 6 इंटू 15। ये जो 15 था जिसकी वजह से 6 ने 90 को डिवाइड किया था, ये आपकी k की वैल्यू है। इस k की वैल्यू को इस इक्वेशन के जो भी आपने लीनियर कॉम्बिनेशन निकाला हुआ है इसके दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करते हैं। इस साइड पे आ जाएगा 6 इंटू 15, इस साइड पे आ जाएगा 156, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो मैं किसी एक के साथ कर सकता हूँ। मैं 156 को वैसे ही रहने देता हूँ और 3 के साथ 15 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस 42 को और इधर मैं माइनस 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखते हैं ये क्या बनता है। 6 इंटू 15 इज 90, 156, 15 3 45 प्लस 42 और उसको देखते हैं क्या बनता है। माइनस का साइन आएगा, 11 5 55, बाकी 5, 11 1 इज 11 और 5 165। ये आपके पास आ गया। अब ये आपके पास जो चीज लिखी हुई है इसको अगर आप सीधा करके लिखें तो ये लिखा हुआ है 156x प्लस 42y इज इक्वल टू 90। दूसरे लफ्जों में आपने जिस तरीके से इसको हमने एग्जैक्टली यूज किया था डिफरेंटाइन इक्वेशंस के सोल्यूशन के लिए, तो इस लेवल तक मैंने इस डिफरेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन निकाला है। अब मुझे मॉड 156 में चाहिए, मैं बाकी सारी चीज को एक साइड पे लिख लेता हूँ। सो इट इज 42 माइनस 165, इसको इस साइड पे ले आते हैं, माइनस 90 इज इक्वल टू 156 इंटू माइनस 45। सो इसको मैं उस साइड पे लेके गया तो एक माइनस आएगा, वो मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों में से किसी एक के साथ हो जाएगा, और 90 को इस साइड पे लेके आया तो माइनस 90 हो गया। अब इसको अगर मैं डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर लिखूं तो ये क्या लिखा जाएगा। इस साइड के ऊपर ये एक पूरा नंबर है, इस साइड के ऊपर एक नंबर ये और एक नंबर ये है क्योंकि इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, तो इस साइड पे दो नंबर्स की प्रोडक्ट लिखी हुई है और इस साइड के ऊपर आपके पास ये एक नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 156। मैं इसको लिखता हूँ 156 डिवाइड्स 42 इंटू माइनस 165 माइनस 90। इसको अगर आप सीधा करके लिख लें तो ये क्या लिखा जाएगा, 42 माइनस 165 is congruent to 90 mod 156। अगर आप अब अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम पे जाएं तो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी आपका इसका सोल्यूशन निकालना, 42x is congruent to 90 mod 156। अब अगर आप इस लेवल पे आए और इसके साथ दोबारा उसी को लिखें, 42 इंटू x is congruent to 90 mod 156, तो क्या आपने x की एक ऐसी वैल्यू निकाल ली जो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करने से ये कंग्रेंस ट्रू रहेगी। तो क्योंकि ये तो सारी मैंने कैलकुलेशंस की हैं तो ये तो मुझे पता है कि ये कंग्रेंस ट्रू है। अगर ये कंग्रेंस ट्रू है तो दिस मीन्स कि x इज इक्वल टू माइनस 165 इज द सोल्यूशन ऑफ द कंग्रेंस। मैंने एक सोल्यूशन निकाल लिया इसका। अब माइनस 165 जो है उसको देखते हैं पॉजिटिव नंबर्स में, ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में ये किसके बराबर है। माइनस 165 उसका सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया कि पहले इसको रिड्यूस कर लें जितना आप कर सकते हैं और फिर देख लें कि जो नंबर बच रहा है आपके पास वो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में किसके बराबर है। माइनस 165, मैं 165 को सिंपली कंसिडर करता हूँ और देखता हूँ कि अगर मैं 156 से डिवाइड करूं तो क्या होगा। सिर्फ एक दफा होगा, 156 आ जाएगा क्योंकि फर्दर नहीं मैं जा सकता। 15 में से 6 जाएंगे, बाकी 9 बचा, बाकी कुछ नहीं बचेगा। दिस मीन्स कि मैं ये कह सकता हूं कि इट शुड बी कंग्रुएंट टू माइनस 9 मॉड 156, क्योंकि ये सोल्यूशन तो है लेकिन मॉड 156 में किसके बराबर है। हमारा कंसर्न ये था देखने के लिए जो हमने शुरू में एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में। अब इसका मतलब है कि मेरा कंसर्न -9 को कैलकुलेट करने के ऊपर है कि -9 जो है वो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में किसके बराबर है। तो 156 का कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम क्या होगा, ये स्टार्ट होगा 0 से 1 2 अप टू 155, क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर को 156 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉसिबिलिटीज हैं रिमाइंडर्स के आने की। अब -9 तो इनमें नहीं आ रहा। अब -9
इनमें से किसके बराबर है, उसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि 156 को देखें कि 156 किसके कंग्रेंट होता है, ये कंग्रेंट होगा 0 मॉड 156 के। अगर कोई चीज कंग्रेंट है 0 मॉड के तो इसको इसमें ऐड किया जा सकता है। इसका मतलब है कि -9 प्लस 0 का मतलब होगा -9 प्लस 156 मॉड 156। इधर -9 ही बचा, -9 और 156 जो है वो किसके बराबर होगा। सो आपने 9 सब्ट्रैक्ट करने हैं 156 में से, तो 147 मॉड 156 आ गया। ये आपके पास बेसिकली आपने इसका आंसर ये निकाला कि -165 इज कंग्रेंट टू 147 मॉड 156, क्योंकि -165 कंग्रेंट था -9 के, -9 कंग्रेंट था 147 के। तो मैं ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ कंग्रेंसेस की, जो हमने प्रूव की थी कि if one is congruent to another number and second is congruent to third, then first number should be congruent to third number under the same modulo. So क्योंकि मॉडुलो सेम रहा, -165 पहले -9 के साथ कंग्रेंट हुआ, -9 147 के साथ कंग्रेंट हुआ, तो -165 शुड बी कंग्रेंट टू 147। तो अब मुझे एक ऐसा नंबर मिल गया जो 0 से लेके 155 तक है और इसी का सोल्यूशन है मॉड 156 जो मैंने निकाला था। तो मैंने एक सोल्यूशन निकाल लिया, x डायरेक्ट 147 फ्रॉम द CRS कंप्लीट रेजोनेंस सिस्टम ऑफ 156। ये एक इसका सोल्यूशन है। शुरू में हमने क्लेम किया था कि इसके कितने सोल्यूशंस होंगे। हमने कहा था कि जो इसका GCD आएगा उतने सोल्यूशंस होंगे। GCD आ रहा है 6, सोल्यूशन अभी तक हमने निकाला है 1, इसके बाकी सोल्यूशंस क्या होंगे। अब उसके लिए थ्योरम को फिर दोबारा से अप्लाई करते हैं। सो थ्योरम हमारे पास था कि x जो कि जनरल सोल्यूशन होगा वो बराबर होगा x डायरेक्ट प्लस m बाय d इंटू t, where t will run from 0, 1 up to d minus 1। तो अपनी जरा इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं। 42x is congruent to 90 mod 156, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसके अंदर d की वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट की थी वो 42 और 156 था, इसका GCD था 6, m की वैल्यू 156 है, d की वैल्यू 6 है और ये आपके पास नंबर लिखा हुआ। दिस मीन्स कि मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। मैंने एक सोल्यूशन इसका लास्ट में निकाला है 147, तो मैं x डायरेक्ट की जगह 147 पुट कर देता हूँ, प्लस m इसका मॉडुलो था, इट इज 156, d इसका डिवाइजर था जो GCD था इन दोनों का, 156 का 42 का, इधर मैंने वो लगा दिया और साथ t लगा दिया। और t की वेरिएशन कितनी होगी, d क्योंकि 6 था तो ये जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये t की वेरिएशन होगी। लेट्स चेक, नंबर्स देखते हैं क्या आते हैं। इट इज 147, 6 2s are 12, 3 और 6 बचा, 6 6 are 36, सो इट इज 26 इंटू t और t की वेरिएशन यही है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। सो पहले ये नंबर्स कैलकुलेट करते हैं। 147 प्लस 26 0, पहला नंबर 147 आ गया। दूसरा नंबर 147 प्लस 26 आ गया, विच इज 7 6 13, 4 5 6 7, 173। देन फर्दर नंबर है, सो पहले इसको देख लेते हैं। 147 क्या CRS में पड़ा हुआ है कंप्लीट रेजोनेंस सिस्टम में, वो होगा 0, 1 से लेके 155 तक ये पड़ा हुआ है। क्या 173 भी पड़ा हुआ है, 173 नहीं पड़ा हुआ क्योंकि ये मैक्सिमम 155 तक जा रहा है, तो मैं उसको चेक कर लेता हूँ कि ये इसमें किसके बराबर होगा। 173 को डिवाइड किया 155 से, 155, सो 13 में से 5 के बाकी आपके पास 8 आ गया, इधर 6 18 आ गया। सो ये आपके पास 173 जो है ये कंग्रेंट है 18 मॉड 156 के। सो ये सोल्यूशन आपके पास जो लिखा हुआ है दैट इज 18। ये नंबर हमारे पास आ गया 173। अब हम इसे
CRS में ढूंढ रहे हैं, यानी कि कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में जो 0 से लेके 155 तक है, मॉडुलस 156। अब 173 तो इसके अंदर नहीं आता, तो 173 मॉडुलस 156 में किसके बराबर होगा? लेट्स चेक इट। सो मैं 173 डिवाइडेड बाय 156 करता हूँ, तो ये सिर्फ एक दफ़ा ही जाएगा। 156, 13 में से जब आप 6 निकालेंगे तो ये 7 आ जाएगा, एंड दिस इज 17। दिस मीन्स के 173 इज कंग्रेंट टू 17 मॉड 156। तो ये आपके पास आ गया 17। देन आप नेक्स्ट नंबर निकालेंगे, तो नेक्स्ट इज 147 प्लस 26 into 2. So it is 147 plus 2 6 12, 2 and 52. So number is 9, 9 and 1. So 199 is exactly not in this set. Let's check कि किसके बराबर होना चाहिए। 156 को किया तो फिर 1 टाइम्स जाएगा, 156, 9 6 3, 9 में से 5 4 and 0. So it is 43. Congruent to 43 mod 156. So this is not equal to, in fact it is congruent to mod 156. और इस तरीके से आप बाकी सारे सॉल्यूशंस देख लेंगे। सो इस केस के अंदर जो इसके सॉल्यूशंस होंगे वो बराबर होंगे 17, 43, 69, 95, 121 and 147 are the solutions of 42x is congruent to 90 mod 156 के। सो एक दफ़ा इसी एग्जाम्पल को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया। स्टार्ट हमने किया, हमारे पास एक इक्वेशन थी, कंग्रेंस थी 42x इज कंग्रेंट टू 90 mod 156। थ्योरम की स्टेटमेंट एक दफ़ा रिकॉल करते हैं कि वो पहले एक क्राइटेरिया बताती है कि कब हमारे पास एक कंग्रेंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। 3 क्वांटिटीज उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ए, बी एंड एम। हम ए जो कि एक्स का मल्टीपल होगा और एम जिसके अंदर आपके पास मॉडुलो गिवन होगा, उनका जीसीडी कैलकुलेट करेंगे। सो हमारे पास ए इस दिस केस 42 था और जो एम था दैट वाज 156। हमने इन दोनों का जीसीडी कैलकुलेट किया और जीसीडी कैलकुलेट करने के लिए क्योंकि 2 बड़े नंबर थे, ऑब्वियसली इसे देखा नहीं जा सकता था पेरेंटली के 42 और 156 का जीसीडी क्या होगा, तो हमने यूक्लिडियन एल्गोरिथम अप्लाई किया और देखा कि उसका जीसीडी जो है वो 6 आ रहा है। इस 6 को अब हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना चाहते थे सॉल्यूशन बनाने के लिए, लेकिन सबसे पहले जब हमने इसके ऊपर क्राइटेरिया अप्लाई किया तो देखा कि जो जीसीडी है वो 90 को डिवाइड करता है या नहीं करता, बिकॉज द वैल्यू ऑफ बी इज 90। तो 6 90 को डिवाइड करता है बिकॉज 6 into 15 is 90। तो पहले स्टेप पे हमने ये आंसर निकाल लिया कि इस कांग्रेंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट जरूर करेगा। नेक्स्ट वो सोल्यूशन क्या होगा? सो सोल्यूशन बनाने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम जीसीडी को, जो 2 नंबर्स जिनका वो जीसीडी आया है, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। हमारे पास जीसीडी आया 42 का 42 एंड 156 का 6, तो मैंने 42 इंटू समथिंग प्लस 156 इंटू समथिंग, जो ये चीज लिखी हुई है, ये बनाना चाह रहा था कि मुझे 2 नंबर्स मिल जाएं जिन के लीनियर कॉम्बिनेशन में मैं 6 को लिख के दिखाऊं। मैंने बैक सब्स्टिट्यूशन की, इसी यूक्लिडियन एल्गोरिथम की, तो मेरे पास वो 2 नंबर्स आ गए, 3 और -11, वो मैंने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिए। फिर जिसने भी 6 जिस मल्टीपल की वजह से 90 से डिवाइड हुआ था, मैंने उसको k की वैल्यू साइन कर दी और k को दोनों साइड्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मेरे पास जो इक्वेशन बन रही है वो ये बन रही है। मैंने सिंपली इसको मॉड 156 के अंदर रिड्यूस किया क्योंकि मेरे पास जो सोल्यूशन चाहिए था मॉड 156 में चाहिए था। तो मॉड 156 का मतलब ये है कि इस हिस्से को डिवाइड कर देगा, ये अंदर से 0 हो जाएगा, बाकी बचेगा 42 इज कंग्रेंट टू दिस नंबर इन 90 मॉड 156। तो मैं ये क्लेम कर दिया कि ये इसका सोल्यूशन है। उसको मैंने हमेशा इस CRS में कन्वर्ट करना है, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में, कि जिस नंबर तक मैं गिवन हूं
0 से लेके उससे एक कम तक। तो अगर 156 वाज द नंबर, देन मैंने इसे 0 से लेके 155 के अंदर तलाश करना है, क्योंकि -165 गिवन है, ये अपेरेंटली नजर आ रहा है कि 156 से एक्सीड कर गया। तो पहले मैं इसको रिड्यूस करूंगा इन द सेम साइन, 156 से कम मैंने 156 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर 9 आ रहा है 165 के लिए, क्योंकि माइनस लगा हुआ तो मैंने -9 कंसिडर कर लिया। फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि -9 मेरे पास किसके कंग्रेंट है, तो -9 मुझे पता लगा कंग्रेंट है 147 के, क्योंकि मैंने सिंपली दोनों साइडों पे 156 ऐड कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 156 इज कंग्रेंट टू 0 mod 156। हर नंबर अपने मॉड के अंदर 0 होगा, तो इसे 0 को ऐड करने से किसी भी कंग्रेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे मुझे पता ये लगा कि -165 147 के कंग्रेंट है, तो मुझे पास CRS के अंदर पहला सोल्यूशन आ गया। अब मैंने इससे बाकी जो 5 सॉल्यूशंस थे वो बनाने थे, क्योंकि मुझे ये पता लगा कि क्योंकि GCD 6 है तो टोटल 6 सॉल्यूशन होंगे। वो मैंने देखा कि उसके लिए मेरे पास थ्योरम ये कहता है कि वो सॉल्यूशन इस फॉर्म के होंगे। मैंने इनके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। एक्स डायरेक्ट मैंने एक सॉल्यूशन निकाला 147, m मेरे पास गिवन था 156, GCD मैंने कैलकुलेट किया था 6 और t, इसको रिड्यूस किया तो ये हो गया, और t की वेरिएशन 0 से लेके d-1 तक है। d was 6, तो ये वेरिएशन 6-1 तक है, 5 तक। इनकी वैल्यूज लगाई, ये आप कैलकुलेट करते जाएंगे तो आपके पास ये हर एक t की वैल्यू के लिए एक आंसर आता जाएगा, और वो सारे के सारे आंसर रिड्यूस करके ये लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे इसके सॉल्यूशंस हैं। आप इसको कोई भी वैल्यू x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ये कंग्रेंट सेटिस्फाई होगी। दिस मीन्स कि ये सारे के सारे इसके सॉल्यूशंस हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम एक और डेफिनेशन इसी की बेस के ऊपर करते हैं और देखते हैं कि इसको बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर इसका किस तरीके से फायदा उठाया जा सकता है। तो पहले मैं एक इंटीजर मॉडुलो m का इन्वर्स डिफाइन करता हूँ। तो मेरा डेफिनेशन है कि एक इंटीजर a इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ अनदर इंटीजर b मॉडुलो m, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मॉडुलो m के अंदर हम सिर्फ इनवर्स देख रहे हैं। अगर मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो वो कंग्रेंट 1 के आ जाए उस मॉडुलो के अंदर। अगर ऐसा हो तो मैं कहूंगा कि ये एक दूसरे के इनवर्सेस हैं इन दिस मॉडुलो। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल लेते हैं, m की वैल्यू फिक्स करते हैं। m की वैल्यू हम रख लेते हैं 5, और a की वैल्यू रख लेते हैं 2, और b की वैल्यू रख लेते हैं 3। हम a इंटू b कैलकुलेट करते हैं, इट इज 2 इंटू 3 विच इज 6। 6 इज कंग्रेंट टू 1 mod 5। ये ट्रू है क्योंकि 6 माइनस 1 इज 5 एंड 5 डिवाइड्स 5। इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो रही है, ये कंग्रेंस आपके पास सेटिस्फाई हो रही है। This means that 2 is the inverse of 3 modulo 5। इसी तरीके से हम बहुत सारी एग्जांपल्स बना सकते हैं। से 3 is the inverse of 7 modulo 20, क्योंकि आप 3 और 7 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 है 21, और 21 इज कंग्रेंट टू 1 mod 20। तो इसका मतलब है कि 3 और 7 एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। इसको इस तरीके से भी क्वेश्चन पोज किया जा सकता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ 2 मॉडुलो 5, कि हम 2 का इन्वर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं मॉडुलो 5 में। अब 2 का इन्वर्स कैसा होगा, अब इस डेफिनेशन को देखते हैं। एन इंटीजर a इज द इन्वर्स ऑफ अनदर इंटीजर b इफ द मल्टीप्लिकेशन इज कंग्रुएंट टू 1 mod b। इसका मतलब है कि जो b 2 का इन्वर्स होगा उसका नाम b रख लेते हैं, तो 2b शुड बी कंग्रुएंट टू 1
mod 5 होगा। b अननोन है, इसका मतलब यह है कि मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं 2x इज कंग्रुएंट टू 1 mod 5। अगर ये कंग्रेस आपके पास लिखी हो तो अब आपके पास इसको देखना कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, कितने एग्जिस्ट करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। तो इसका मतलब ये है कि इन्वर्स निकालना बेसिकली एक कंग्रेस को सॉल्व करना है जिसके अंदर b की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, क्योंकि ये हमारी डेफिनेशन है, इधर हमने 1 फिक्स कर लिया है। तो इधर जैसा मर्जी इंटीजर आ रहा हो, इधर एक इंटीजर आ जाएगा और उसका इन्वर्स। तो इंटीजर गिवन होगा, इन्वर्स उसका अननोन है, मुझे नहीं पता कि उसका इन्वर्स क्या है, और मॉडलो किस में चाहिए वो भी गिवन होगा। तो मैं इस तरीके से इन्वर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे, पहला क्वेश्चन ये करते हैं और फिर देखते हैं कि इसको हम किधर यूज कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आपके पास एक कंग्रेंस गिवन है, ax is congruent to 1 mod m। क्वेश्चन ये कहते हैं कि when this congruence has a solution। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, how many solutions of this congruence exists। तो इन दो क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। कॉन्ग्रुएंस कोई भी आपके पास गिवन हो, उसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा मुझे पता है। मैं जनरली लिख लेता हूं ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m, और अगर d GCD हो a और m का, तो ये डिवाइड करना चाहिए b को। इधर इसके साथ देखते हैं कि a तो अननोन गिवन है, लेकिन b मैंने फिक्स कर दिया कि ये 1 होगा। इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इफ द GCD ऑफ a एंड m शुड डिवाइड 1, क्योंकि b 1 है। अब ये देखते हैं कि ऐसे कौन से इंटीजर्स हैं जो 1 को डिवाइड करते हैं। तो मैंने एज्यूम किया हुआ है कि m मेरे पास जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, और GCD की आपको डेफिनेशन अगर याद हो तो हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया था जो कि सबसे बड़ा डिवाइजर होगा। तो इसका मतलब है कि a और m का जो GCD आएगा वो पॉजिटिव नंबर है। तो ये क्वेश्चन और रिड्यूस होकर इस बात पे आ गया कि ऐसे कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 1 को डिवाइड करते हैं। तो सिर्फ एक ही है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। दिस इंप्लाइज कि a m की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर a और m की वैल्यू 1 होगी तो इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहले क्वेश्चन का आंसर ये पड़ा हुआ। सेकंड, हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस एग्जिस्ट। क्योंकि आपको पता लग रहा है कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो a और m का GCD 1 होना चाहिए, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं जितनी GCD आ रहा हो। GCD आपका आ रहा है 1, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो आपने इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दे दिया कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा व्हेन a एंड m इज 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्ग्रुएंस, और कितने सॉल्यूशंस होंगे, ओनली 1 सॉल्यूशन। अब दोबारा से वही वाला अपना जो इन्वर्स की डेफिनेशन है उसको अप्लाई करके मुख्तलिफ एग्जांपल्स देखते हैं और देखते हैं कि उनके इन्वर्सेस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। पहले एग्जांपल लिखते हैं जिसमें एग्जिस्ट कर रहा हो, से 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। 3 और 7 का GCD 1 आ रहा है, करना चाहिए। कितने सॉल्यूशंस होंगे, सिर्फ एक होगा, एक के अलावा नहीं हो सकता। कोई एग्जांपल कंसिडर करते हैं, 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 6। इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। 4 और 6 का GCD 2 आएगा, 2 1 को डिवाइड करता है, नो, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर मैं इसको एक मिनट के लिए चेक करूं, 7 क्योंकि छोटा नंबर है तो चेक किया जा सकता है। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। So x is congruent to 5 mod 7 is the solution of this। क्योंकि मैं अगर 5 को इधर रखूंगा तो 3 5 15 और 15
तो अगर 7 से डिवाइड करूंगा तो 1 रिमाइंडर आता है, या 15 माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 7। इसको चेक करें तो 6 के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे लिख लें, 0 1 2 3 4 एंड 5। 0 पुट करेंगे, 4 इंटू 0 नहीं आएगा, 4 इज कंग्रुएंट टू 1 गलत है, 4 2 ज़ार 8, 8 माइनस 1 गलत है। उसके बाद 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 1 इज 11, नहीं डिवाइड हो रहा। 4 इंटू 4 16, 16 माइनस 1 इज 15, नहीं डिवाइड हो रहा 6 से। देन 5, 4 इंटू 5 इज 20, 20 माइनस 1 इज 19, 6 19 को भी डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब है कि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है इसका। मैं अगर इसको लिखूंगा तो लिखूंगा कि 4 हैज नो इनवर्स मॉडुलो 6। मॉडुलो 6 में इसका कोई इनवर्स नहीं होगा। अब इसको हम किस तरीके पे किधर यूटिलाइज कर सकते हैं? अगर हम ग्रुप्स की कुछ एग्जांपल्स दें तो जो हमारे पास रिमाइंडर क्लासेस के साथ ग्रुप बनते हैं वो हम एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं Z5 कंसिडर कर लेता हूँ। Z5 का मतलब है 0 1 2 3 एंड 4। इनकी क्लासेस हमने कंसिडर कर ली। दे आर द रिमाइंडर क्लासेस ऑफ 5। ये हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा होगा कि ये एक ग्रुप बनाएगा। अब आपके पास मैं पूछता हूँ कि 2 का इन्वर्स क्या होगा, तो आप करते हैं कि 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, आंसर 6 आता है, और 6 की जो कंग्रेंस क्लासेस हैं वो 1 के बराबर है। 6 का रिमाइंडर क्योंकि 1 आता है तो इसलिए इसका आंसर 1 है। दिस मीन्स कि 2 का इन्वर्स 3 होगा। अब इसी तरीके से मैं जनरल प्रॉब्लम पोज कर सकता हूँ कि 2 का इन्वर्स क्या होगा। मैंने इस कंग्रेंस को सॉल्व करना है। 2x शुड बी कंग्रेंट टू 1 mod 5। तो मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, x की वैल्यू 3 आ रही है, इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स 3 होगा। ये तो छोटी एग्जांपल्स थी जो कि मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से देख सकता हूँ, लेकिन अगर ये एग्जांपल्स बड़ी हो जाएंगी तो मैं क्या करूंगा? उसके लिए मेरे पास एग्जैक्टली वही स्ट्रेटेजी है। मिसाल के तौर पे मैं कंसिडर कर लेता हूँ Z 173 और मैं कहता हूँ कि फाइंड द इनवर्स ऑफ 2 इन Z 173। तो इसका मतलब है कि आपने ये चाहिए कि 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाए मॉड 173 के अंदर। तो इसका नाम x रख लेते हैं। पहले क्या इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? क्या 2 का इन्वर्स पड़ा होगा? मैं 2 और 173 का जीसीडी कैलकुलेट करूंगा। 2 सबसे छोटा नंबर है, इसका कोई भी डिवाइजर नहीं हो सकता, 1 और 2 हो सकते हैं। इसको 2 डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी बच रही है। इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जो भी होगा वही एग्जैक्टली 2 का इन्वर्स होगा Z 173 के अंदर, और वो सिर्फ एक ही होगा। जिस तरह हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि जो इन्वर्सेस हैं वो यूनिक होते हैं ग्रुप स्ट्रक्चर के अंदर। तो इस तरीके से हम अब हमारे पास Z से कोई भी P लगा दें वेयर P इज अ वेरी बिग प्राइम नंबर, तो अब हम हमेशा इसका हर एलिमेंट का इन्वर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि जनरल आपके पास क्या बनेगी? Ax इज कंग्रुएंट टू 1 mod P। अब A मॉड ZP में पड़े हुए हैं, यानी कि P से नीचे सारे एलिमेंट्स, तो A और P का जीसीडी हमेशा 1 आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर जो है उसके डिवाइजर सिर्फ और सिर्फ वो होता है और 1 होता है। तो आपने वो शामिल नहीं किया P को, क्योंकि A जो है वो रन कर रहा है 0 से लेके P-1 तक। इसका मतलब है कि इनका जीसीडी हमेशा 1 आएगा। अगर जीसीडी हमेशा 1 आएगा, इसका सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब है कि ZP के हर एलिमेंट का इनवर्स आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कंसर्न है कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ जाएगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब सिस्टम से हमारा क्या मुराद है, और कांग्रेसेस जो बनेंगी उनके सिस्टम कैसे बनेंगे, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर कांग्रेसेस कंसिडर कर रहे हैं। तो आपके पास एक कांग्रेस लिखी हुई है, से 2x इज कांग्रेंट टू 1 mod 5। आप इसके साथ एक और कांग्रेस लिख सकते हैं, से 5x इज कांग्रेंट टू 1
मॉड 7। ये एग्जैक्टली इस तरह ही है कि आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और अब आपने साथ एक और इक्वेशन लिख ली 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। तो हमने पढ़ा होगा लीनियर अलजेब्रा के अंदर और डिफरेंट बेसिक एलिमेंट्री कोर्सेज के अंदर कि इसको हम कहेंगे कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, कि इसके अंदर एक से ज़्यादा इक्वेशंस को मैंने इकट्ठा कर लिया है, और अगर जो प्रॉपर्टीज मैं एक इक्वेशन के लिए देख रहा था, अब मैं साइमल्टेनियसली इन सब के लिए देखूंगा जो जो चीज़ें भी मैंने इसके अंदर शामिल की हुई हैं। तो एग्जैक्टली कंग्रेसेस का भी यही मतलब है कि अगर एक कंग्रेस है उसका मतलब है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसको देख रहा हूँ। अगर मैंने बहुत सारी कांग्रेसेस इकट्ठी लिख ली हैं और उनको क्लेम कर रहा हूँ कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर कांग्रेसेस है, तो मैं इन सब का बिहेवियर इकट्ठा देख रहा हूँ। मैं इसके अंदर मजीद ऐड कर सकता हूँ, से मैं एक और ऐड करता हूँ 4x इज कांग्रुएंट टू 1 mod 11 एंड सो ऑन। सो ये मैं इसको कहूँगा कि इट इज अ सिस्टम ऑफ 3 लीनियर कांग्रुएंसेस। अब हमने जब एक लीनियर कांग्रेस कंसिडर की ax इज कांग्रुएंट टू b mod m, तो सबसे पहली चीज जिसमें हम इंटरेस्टेड थे वो क्या थी? वो चीज थी कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ ax इज कांग्रुएंट टू b mod m, या इन अदर वर्ड्स व्हाट इज x? क्या ऐसा x कुछ पड़ा भी हुआ है या नहीं? अगर पड़ा हुआ है तो वो कैसे होंगे, क्या उसकी सारी की सारी डिटेल मुझे चाहिए। अब जब मैं सिस्टम कंसिडर करूंगा तो सिस्टम के अंदर भी मेरा सबसे पहला कंसर्न यही होगा कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर कांग्रेसेस। तो एक दफा इसको प्रॉपर्ली डिफाइन कर लेते हैं। सो सॉल्यूशन सिस्टम का क्या होगा कि उस सिस्टम के अंदर जितनी भी लीनियर कांग्रेसेस लिखी हुई हैं उन सबको वो सेटिस्फाई करे। अगर ऐसी आपके पास कोई x की वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो मैं कहूंगा कि ये सिस्टम का सॉल्यूशन है। एग्जांपल कंसीडर करते हैं जो लास्ट हमने लिखी है उसको 2x इज कांग्रुएंट टू 1 mod 5, देन 5x इज कांग्रुएंट टू 1 mod 7 और 4x is congruent to 1 mod 11। ये मेरे पास एक सिस्टम है। मैं s को कहूंगा कि s is the solution of the system if s is the solution of all 3 congruences। अगर ये इन सिस्टम के अंदर आने वाली तीनों कॉन्ग्रेसेस का सॉल्यूशन है तो फिर मैं कहूंगा कि वो इसका सॉल्यूशन है। इसके अंदर हमने इसके एग्जांपल को बड़ा सिंपल रखा है। मिसाल के तौर पे मैं पहली का इक्वेशन, क्योंकि हमने बार बार इसको किया है तो हमें पता है कि इस पहली का जो सॉल्यूशन है 2x इज कांग्रुएंट टू 1 mod 5 का सॉल्यूशन क्या है? इट इज x इज इक्वल टू 3। क्या x इज इक्वल टू 3 नेक्स्ट जो आपके पास इक्वेशन है उसका भी सॉल्यूशन है? तो चेक करते हैं। 5 into 3 is congruent to 1 mod 7. So 5 3 is 15. 15 is congruent to 1 mod 7. क्या 7 डिवाइड करता है 15 minus 1 को? yes भी करता है। दिस मीन्स कि ये इसका भी सोल्यूशन है। x इज इक्वल टू 3 को इधर भी रख के देखते हैं। 4 into 3 is congruent to 1 mod 11. 12 minus 1, 11 इसको डिवाइड करेगा तो 12 minus 1 is 1।
11 11 को डिवाइड करता है, ये भी ट्रू है। इसका मतलब है कि 3 इसका भी सोल्यूशन है, 3 इसका भी सोल्यूशन है और 3 इसका भी सोल्यूशन है। अगर एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जो एक ही वक्त में इन सब इक्वेशंस का सोल्यूशन हो, तो मैं कहूंगा कि दिस 3 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस होल सिस्टम। सो 3 नाउ इज द सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। सो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी। नेक्स्ट हमारा कंसर्न यही है कि जिस तरीके से हमने एक सिंपल लीनियर कांग्रेस के लिए सोल्यूशन निकालने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की, देखा कि कब होंगे कब नहीं होंगे, हम सिस्टम के लिए क्या कह सकते हैं। एक हमारे पास वैसी सिस्टम गिवन है, हम कैसे कहेंगे कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है पूरे सिस्टम का या नहीं करता। सो उसके लिए जो हमारे पास थ्योरम है वो है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। इसकी जो हिस्ट्री है जिसके नाम से बड़ी क्लियर है कि इसकी जो एवोल्यूशन है वो चाइनीज मैथमेटिशियंस ने की है और बहुत पहले की है, आयलर और गॉस के वक्त से भी पहले की है। हालांकि ये रिजल्ट जो है ये उन्होंने भी इंडिपेंडेंटली डिस्कवर कर लिए थे, लेकिन इसकी जो हमें हिस्ट्री के हिसाब से पता लगता है कि ये बहुत पहले चाइनीज ने इसको डिस्कवर किया था। अब एक दफा सिर्फ इस स्टेटमेंट को देखते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हमारे पास से M1 M2 MR तक R नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और वो रिलेटिवली प्राइम है इन पेयर्स, यानी कि आप इनमें से किसी दो को पकड़ें और उनका जीसीडी कैलकुलेट करें तो आंसर 1 आएगा। यानी कि MI और MJ का जीसीडी 1 होगा इफ I इज नॉट इक्वल टू J। सो I नॉट इक्वल टू J का मतलब है कि मैं डिफरेंट पोजीशन से पकड़ रहा हूं। M2 का अगर M2 से जीसीडी देखूंगा तो M2 ही आएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर दो नंबर आपने सेम ले लिए हैं तो वो खुद ही उसको डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए मुझे दो डिफरेंट नंबर लेने हैं। तो इसलिए मैं डिफरेंट नंबर जब किए तो मैंने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी। देन फॉर एनी इंटीजर A1 AR द R congruences हैव अ कॉमन सोल्यूशन, ये इनका कॉमन सोल्यूशन होगा अगर ये आपके पास congruences गिवन है, और जो भी दो आपके पास सोल्यूशंस होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे सेम इन दिस मॉडुलो M1 M2 MR मॉडुलो। यानी कि इसका मतलब है कि जो आपने नंबर्स लिए थे R, मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। जो हमने प्रीवियस एग्जांपल ली है उसको देखते हैं कि हमारे पास वो उस हिसाब से क्या बन रहा है। पहले इस थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं कि ये थ्योरम हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर कांग्रेसेस में, और किस किस्म की लीनियर कांग्रेसेस के ये सोल्यूशन के बारे में बता रहा है। सो अगर आप इसको देखें तो इसके इस साइड के ऊपर x के साथ कोई मल्टीपल नहीं है, सारे AS डिफरेंट हैं, सारे MIs डिफरेंट हैं। मैं एक एग्जांपल कंसिडर करता हूं जो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहले R को फिक्स करते हैं क्योंकि ये फाइनाइट है, मैं R को फिक्स कर लेता हूं 3। इसका मतलब है कि ये जो रन करेगा ये किधर तक करेगा, M1 M2 एंड M3 तक। ये सारे नंबर मैंने ऐसे रखने हैं जो कि रिलेटिवली प्राइम हो। मैं M1 की वैल्यू रख लेता हूं से 5, M2 की वैल्यू रख लेता हूं 7 और M3 की वैल्यू रख लेता हूं 9। ये प्राइम नंबर्स तो नहीं है क्योंकि 9 इज नॉट अ प्राइम, लेकिन ये पेयर वाइज प्राइम है। सो इस नोशन को समझने की कोशिश करते हैं कि इस नोशन का क्या मतलब है। कहता है कि I और J अगर आप डिफरेंट चूज करें तो दो जो नंबर्स होंगे MI और MJ उनका GCD 1 आना चाहिए। तो मैं एक दफा करता हूं M1 और M2 का GCD, M1 और M3 का GCD और M2 और M3 का GCD। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ और 2 3 के साथ। 5 और 7 का GCD 1 आ गया, 5 और 9 का GCD 1 आ गया एंड 7 और 9 का GCD 1 आ गया। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं इनके GCD 1 आ रहे हैं। दिस मीन्स कि ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है कि कोई भी आप इनमें से, सो ये सीक्वेंस लिखा हुआ है 5 का, 7 का और 9 का। सो रिलेटिवली प्राइम इन पेयर्स का मतलब है कि अपनी मर्जी से कोई भी दो आप चूज करें तो उनका GCD 1 आना चाहिए। रिलेटिवली प्राइम की डेफिनेशन ये थी कि उनका GCD 1 होगा। सो 5 7 और 9 मैंने ऐसे चूज कर लिए। अब वो कहता है कि A1 से लेके AR तक, इसका मतलब है कि ये अगर 3 थे तो मेरे पास 3 नंबर और चूज करने हैं, A1 A2 और A3। मैं से कोई भी नंबर्स चूज कर लेता हूं जो कि इसके इनके कॉन्ग्रुएंट हो। सो से मैं कहता हूं कि A1 में रख लेता हूं 3
इसको रख लेता हूँ 4 और A3 को कोई भी नंबर रख लेता हूँ, से 10 रख लेता हूँ। A1, A2 और A3 के ऊपर मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से जो मर्जी 3, 4 और 10 चूज कर लिए। अब वो कहता है कि उसकी बेस के ऊपर ये सिस्टम बनेगा, ये वाला सिस्टम। सो अब आप देखें कि ये सिस्टम के अंदर R इक्वेशंस आएंगी। ये R है, X इज कंग्रुएंट टू AR mod R। आप पहली कंग्रुएंस कंसिडर करें तो ये बनेगी X इज कंग्रुएंट टू 3 mod 5, क्योंकि मैंने M1, M2, M3 ये लिया हुआ है। दूसरी कंग्रुएंस बनेगी X इज कंग्रुएंट टू 4 mod 7 और तीसरी कंग्रुएंस बनेगी X इज कंग्रुएंट टू 10 mod 9। ये आपके पास एक सिस्टम बन गया। अब इसके बाद ये थ्योरम क्या कहता है, हैव अ कॉमन सॉल्यूशन एंड एनी टू सॉल्यूशंस आर कंग्रुएंट मॉडुलो 3, कि इस सारे सिस्टम का एक कॉमन सॉल्यूशन होगा, यानी कि x की आपको एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जो इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा होगा, इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा होगा, और इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा होगा। और अगर आपके पास दो ऐसी वैल्यूज पड़ी हुई हैं तो वो सेम होंगी इस मॉडुलो के अंदर। एनी टू सॉल्यूशंस आर कंग्रुएंट मॉडुलो द प्रोडक्ट। सो इनकी प्रोडक्ट क्या आएगी, इनकी प्रोडक्ट आएगी M1, M2, M3 विच इज 5 into 7 into 9। तो अगर आप कोई दो सॉल्यूशंस पकड़ लेते हैं तो वो इसके हिसाब से सेम ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि इस मॉडुलस के अंदर आपके पास एक ही सॉल्यूशन सिर्फ आएगा। अब वो सॉल्यूशन क्या होगा, उसको कंस्ट्रक्ट किस तरह करेंगे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला। तो अब हम एक दफ़ा रिव्यू करते हैं कि आज हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने कंटिन्यूशन की लेक्चर नंबर 7 की, कि हमारे पास अगर एक लीनियर कंग्रुएंस गिवन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, X इज कंग्रुएंट टू B mod M, तो उसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, कितने सॉल्यूशंस होंगे, उनको निकालना कैसे है। क्योंकि मैंने एक एप्लीकेशन की है ग्रुप थ्योरी के अंदर कि बेसिकली जो कंग्रुएंस है वही रिस्पॉन्सिबल है एलिमेंट्स के इन्वर्सेस कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर आपको ये कंग्रुएंस की समझ आ जाए तो आप इसको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। देन हमने जो सेकेंड चीज़ जो आज इंट्रोड्यूस की है वो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, कि अगर हमारे पास कंग्रुएंसेस बन जाती हैं बहुत सारी जो कि एक सिस्टम के अंदर है, जिनकी काफ़ी सारी जितनी मर्जी उनकी तादाद रख लें, R कोई भी एक नंबर है, तो उनका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा और वो सॉल्यूशन कितने होंगे और किस मॉड के अंदर कंसिडर करेंगे। तो आज हमने एक सिंपल सी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट टाइम हम पहले इसको प्रूव करेंगे और फिर देखेंगे किसी पर्टिकुलर एग्जांपल को लेके कि वो सॉल्यूशन हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम कंक्लूड करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।